इनकम टैक्स लिमिट बढ़ा देने से क्या कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्या असेट क्रिएशन होगा? देखिए, प्रायोरिटी एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की प्रायोरिटी इस समय है कि कैसे वो अपना डेट बर्डन कम करें, कैसे वो 4 पैसे जोड़ें इमरजेंसी के लिए। प्रायोरिटी इस समय ना तो कंजम्पशन है ना ही असेट क्रिएशन है। लेकिन इंडियन रियल एस्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमेशा की तरह एक अपने फॉल्स नैरेटिव पे हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब एक आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा आ गया तो वो रियल एस्टेट खरीदने आ रहा है। चलिए, मैं एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर देता हूं कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया का मिडिल क्लास वो है जो 6 लाख से 36 लाख रुपए के बीच में जिसकी इनकम है, हम उसमें एक मीडियन इनकम 12 लाख रुपए को पकड़कर चलते हैं, जहां पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब अगर हम देखिए, अलग अलग कंपनी के अपने स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, पीएफ का, एचआरए का और दूसरे अलाउंस का, हम उन सब को छोड़ दें। हम ये मान के चलें कि आपकी 12 लाख की ग्रॉस इनकम जो है वो आपकी टेक होम सैलरी है। इसका मतलब कि आप हर महीने 1 लाख रुपए की टेक होम सैलरी पे बैठ रहे हैं। क्या यह सैलरी असेट क्रिएशन के लिए काफी है? क्या यह सैलरी घर खरीदने के लिए काफी है? देखिए, हम प्रॉपर्टी की एक्विजिशन का एक थंब रूल जो होता है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां पे आकर प्रॉपर्टी अफोर्डेबल हो जाता है, वो है आपका 5 इयर्स ऑफ ग्रॉस इनकम। और सेकंड साइमल्टेनियस कंडीशन है कि आपकी ईएमआई टेक होम सैलरी की 40% होनी चाहिए। अब अगर हम 12 लाख के इनकम पे 5 साल का ग्रॉस इनकम देखते हैं तो 60 लाख की प्रॉपर्टी है। आप मुझे बताइए, इंडिया की किसी टॉप टीयर सिटीज में 60 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है? और मैं टॉप टीयर सिटीज कह रहा हूं, मैं मेट्रो सिटीज भी नहीं कह रहा हूं। दूसरी साइमल्टेनियस कंडीशन जो है कि 40% टेक होम सैलरी का ईएमआई होना चाहिए। तो 1 लाख की सैलरी पे 40,000 का ईएमआई का मतलब है घर का कॉस्ट जो है वो 50 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। क्या यह अवेलेबल है? जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उनको आधार बनाकर इकोनॉमिक सर्वे ने, यूनियन बजट के पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया में बाय 2036 हाउसिंग डिमांड 93 मिलियन हो जाएगी। क्या इस बजट ने उस फैक्टर को ध्यान में रखकर उसको एड्रेस किया है? इस बजट में मुझे फेलियर ज्यादा दिखता है बजाय सक्सेस के। यह और बात है कि मिडिल क्लास जो घर खरीदने के लिए का एस्पिरेंट है वो इस समय 12 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट सुनकर ही बहुत खुश हो रहा है। इंडिया का जो अफोर्डेबल हाउसिंग शॉर्टेज है, जो प्रोजेक्टेड है कि 31.2 मिलियन हो जाएगा 2030 तक, उस पे इस बजट में कोई बात नहीं हुई है। अरे, अफोर्डेबल हाउसिंग को आप छोड़िए, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउसिंग का इस बजट में मेंशन भी नहीं है। सच यही है कि आज की तारीख में इस बजट के बाद घर खरीदने का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। ऐसा कोई बजटरी मेजर नहीं लिया गया है कि जो होम लोन इंटरेस्ट बर्डन को होम बायर के लिए कम करे। कुछ जो डिमांड्स थे, जैसे था कि सेक्शन 24 में टैक्स रिबेट की जो लिमिट है उसको 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की जाए, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। एक दूसरी डिमांड थी कि हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो 1.5 लाख का है अंडर सेक्शन 80C, उसको बढ़ाकर भी 5 लाख किया जाए। उस पर भी इस बजट में कोई बात नहीं हुई है। इनकम टैक्स सेक्शन 54 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, जो एग्जिस्टिंग हाउस को सेल करने के बाद अगर आप नए प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह तब एप्लीकेबल होता है जब यह नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेल के 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिस तरह से डिले होते हैं, जरूरत इस बात की थी कि इस पीरियड को बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए। साथ ही साथ एक रूल जो होम बायर को है कि आप एक प्रॉपर्टी सेल करने के बाद दूसरे प्रॉपर्टी को जो परचेज करते हैं वो सेल के 1 साल पहले या 2 साल बाद कर सकते हैं, यह भी काफी रेस्ट्रिक्टिव है। यूनियन बजट
को ये प्री परचेज पीरियड 2 साल के लिए करके होम बायर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत थी। समस्या यह है कि आपने इतना वाटर टाइट टाइम फ्रेम दिया है कि ज्यादातर लोग अगर एक प्रॉपर्टी सेल करके दूसरा परचेज कर रहे हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि जब आपने एक पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी, चाहे आप अपग्रेड हो रहे हो या जहां भी हो, उसमें भी बायर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी है, तो बजट अपने मकसद में कामयाब कैसे है एज फार एज होम बाइंग इज कंसर्न।